हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज आप सभी का डायनेमिक स्टडीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोम एंड सिलेबस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। देखो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट वी मस्ट नो व्हाट आर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। तो व्हाट इज प्रॉपर्टीज? देखो, प्रॉपर्टीज आर बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी मटेरियल। किसी भी मटेरियल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वही उसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला प्रॉपर्टीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स of the material. Now characteristic के एग्जाम्पल क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक कैन बी शेप, साइज, कलर, स्मेल, ये सब कैरेक्टरिस्टिक होती है और ये सब प्रॉपर्टीज होती है हमारे मटेरियल की, ठीक है। फर्स्ट हमने स्टार्ट किया चैप्टर 1। दिस इज चैप्टर 1। चैप्टर 1 इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मालूम होने से पहले हमको ये जरूरी है जानना कि प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज होती है किसी भी मटेरियल की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वही उसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है। Now characteristic can be shape, size, color, smell and these are the properties of any material, ठीक है। Now क्वेश्चन आता है कि why we need to know about properties। हमको प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी होना क्यों ज़रूरी है? देखो, किसी भी मटेरियल को हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी मटेरियल को हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ये मालूम करने के लिए हमको उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ की जानकारी होना ज़रूरी है। सो प्रॉपर्टीज आर वी मस्ट नो प्रॉपर्टीज because properties tell us about the application of the material, about the application of the material. तो from properties we know the application of the material. ठीक है। नाउ अगर हम देखें कि प्रॉपर्टीज हमारी कितने टाइप की होती है, तो प्रॉपर्टीज कैन बी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, थर्मल। प्रॉपर्टीज अपनी काफ़ी टाइप्स की हो सकती है, ठीक है। अब अगर हम देखें कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज कैन बी प्रॉपर्टीज, अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें तो प्रॉपर्टीज अपनी हो सकती है मैकेनिकल, कैन बी इलेक्ट्रिकल, कैन बी केमिकल एंड कैन बी थर्मल। और भी काफ़ी तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है, तो आपको सिर्फ अभी यही याद रखना है कि प्रॉपर्टी कैन बी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और थर्मल, ठीक है। नाउ एक प्रॉपर्टी का एक तरीके से क्लासिफिकेशन और कर सकते हैं, उसको आपको नोट करना है साइड में एक बॉक्स बनाकर, ठीक है। अपने ही नोटबुक के पेपर जो तुम्हारा पेज है उस पर साइड में एक बॉक्स बनाओ और उसमें आपको नोट करना है, जो मैं यहाँ पर नोट करूँगा। तो अपनी प्रॉपर्टी कैन बी एक्सटेंसिव और इट कैन बी इंटेंसिव, ठीक है। प्रॉपर्टीज अपनी एक्सटेंसिव भी हो सकती है, इंटेंसिव भी हो सकती है। एक्सटेंसिव आल्सो नोन एज एक्सट्रिंसिक और इंटेंसिव आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक। देखो, ये जो अपना कोर्स है इसमें अगर हम आपको फुली हर एक बार बार चीज़ों को लिखवाएगी, एक एक लाइन को अगर लिखवा कर चलेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल काफ़ी लंबा सिलेबस बैठ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा।
तो इसलिए जो जो मैं यहाँ पर बोर्ड पर सिर्फ वही पॉइंट नोट करूँगा जो एग्जाम में आने के चांस है आ चुके हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने नोट किया कि प्रॉपर्टी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल, तो आपको सिर्फ यही नोट करना है और जो मैं बोर्ड पर नोट करूँगा उसको नोट करना है हर पॉइंट को, और जो बोलूँगा उसको समझना है मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे कि अब अगर मैं इसको ही लिखवाऊँगा आपको थ्योरी वे में तो यही पूरा एक पेज आपकी नोटबुक का पूरा एक पेज लग जाएगा, लेकिन मैं इसको यहाँ पर आपको एक बॉक्स में जो यहाँ पर लिखवाऊँगा, ये बॉक्स में जो लिखवाऊँगा वही तुम्हारा थ्योरी का शॉर्ट फॉर्म रहेगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ज़्यादा चीज़ें नोट करनी है ताकि सिलेबस अपना जल्दी कवर हो जाए और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस भी कराए। तो यहाँ पर मैं आ गया था, यहाँ पर देखो सब चीज़ों को नोट करो। सबसे पहली बात पेन और कॉपी लेकर बैठो, सब कुछ नोट करो और जो लिख रहा हूँ उसको नोट करो, जो बोल रहा हूँ उसको फिर समझो। तो प्रॉपर्टीज़ कैन बी एक्सटेंसिव, इट कैन बी इंटेंसिव। अगर मैं एक्सटेंसिव देखूँ तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वे प्रॉपर्टीज़ होती है जो डिपेंड करती है मास पर, सिंपल, दीज डिपेंड ऑन मास। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वे प्रॉपर्टीज़ होती है जो मास पे डिपेंड नहीं करती, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मास पे डिपेंड नहीं करती। अब अगर मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल देखूं तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे अपने वॉल्यूम, एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी। ठीक है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल हो जाएंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल हो जाएंगे प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर एंड ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है पर यूनिट मास। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है पर यूनिट मास। और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल होते हैं स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को दो तरीके से, यहाँ पर एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, एंड एक्सटेंसिव डिपेंड ऑन मास, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑफ मास। दीज आर एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव, दीज आर एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव। नाउ ये जो अपना बॉक्स है आप इसको थर्मोडायनेमिक्स में काफ़ी अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको इसलिए नोट कराया क्योंकि इस बॉक्स से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। जितने भी आज तक टेक्निकल एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी आज तक टेक्निकल एग्ज़ाम हुए मैकेनिकल का, हर एग्ज़ाम में इस एक बॉक्स से क्वेश्चन आ चुके हैं हर एग्ज़ाम में। तो आपको इस बॉक्स को बनाना है अपने नोटबुक में और इसको जब भी रिवाइज़ करोगे फिर से इसको रिवाइज़ करना है जब भी आप सोम को रिवाइज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ से मैंने यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ का क्लासिफिकेशन देगा। एक तरीके से ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं, फर्स्ट वे, सेकंड वे इज दिस वन, ठीक है। नाउ इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वी हैव टू स्टडी इन डिटेल्स अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। हमको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम लेट्स स्टार्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। देखो जैसे कि अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बोला है, प्रॉपर्टीज ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल, ठीक है। नाउ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज, सुनना ध्यान से, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द मटेरियल व्हेन द मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू लोड। तो जो मैंने बोला, देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला दीज आर दोज प्रॉपर्टीज which describe the behavior of the material when the material subjected
टू लोड। ठीक है, जब अपने किसी भी मटेरियल पर लोड लगता है, जब अपने किसी भी मटेरियल पर लोड लगता है तो वो मटेरियल कैसा बिहेवियर शो करता है, वो मटेरियल कैसा बिहेवियर शो करता है, उस मटेरियल के बिहेवियर को कौन डिस्क्राइब करती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। तो मैंने क्या बोला कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ वे प्रॉपर्टीज़ होती है जो किसी भी मटेरियल के बिहेवियर को शो करेगी, कब, जब उस मटेरियल पर लगेगा लोड। अंडरस्टैंड? सो दीज आर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। नाउ व्हाई वी नीड टू नो अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, हमको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी होना क्यों ज़रूरी है। देखो, जो अपनी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस होती है, उन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, वे इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस जहाँ पर हमारा लोड लगता है, जहाँ पर हमारा मटेरियल पर लोड लगता है, तो वहाँ पर हमको ये मालूम करने के लिए कि कौन सा मटेरियल उस एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है, कौन सा मटेरियल उस एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है, ये मालूम करने के लिए हमको उस मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। वाई? क्योंकि जैसी हमको प्रॉपर्टीज़ चाहिए उस एप्लीकेशन में, अगर वैसी प्रॉपर्टी हमारा कोई मटेरियल शो कर रहा है, कोई मटेरियल अगर वैसी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है, तो वी कैन यूज़ दैट मटेरियल इन दैट एप्लीकेशन। So for that purpose we must know about the mechanical properties of those material. ठीक है, now if we see the types of mechanical properties, now types of mechanical properties, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मेरी काफ़ी टाइप्स की होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मेरी काफ़ी टाइप्स की होती है। जैसे कि जो मैं आपको वे लिखवा रहा हूँ जो कॉमन है, जो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, तो उसमें तुम्हारी एक आ जाती है इलास्टिसिटी, एक आ जाती है तुम्हारी प्लास्टिसिटी, नेक्स्ट इज डक्टिलिटी, नेक्स्ट ब्रिटलनेस, malleability, toughness, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये 8 प्रॉपर्टीज है जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में वे पॉइंट नोट करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में काफ़ी बार आ चुके हैं। ठीक है, सो 1 बाय 1 वी विल डिस्कस these all 8 properties. ठीक है, the first properties, write down heading. The first heading is elasticity. Simple, elasticity is the property. Elasticity is the property which enable the material to return its original dimension, which enable the material to return its original dimension when load remove. तो मैंने क्या बोला, देखो मैंने बोला कि इलास्टिसिटी हमारी वो प्रॉपर्टी है जो मटेरियल को एनेबल करता है कि मटेरियल अपने ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाए जब हम मटेरियल से लोड को रिमूव कर दें। ठीक है, देखो यहाँ से हम समझते हैं इस फिगर से, सपोज करो मेरे पास एक ही इससे भी नहीं समझते, इसको समझेंगे हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से। सपोज करो मेरे पास ये कोई कंपोनेंट है। ठीक है, मेरे पास एक कंपोनेंट है, मैंने इस कंपोनेंट पर लोड लगाने स्टार्ट किया। मेरे पास एक कंपोनेंट है, मैंने इस कंपोनेंट पर लोड लगाया। ठीक है, तो जब मैंने इस पर लोड धीरे धीरे मैंने इस लोड को इंक्रीज़ किया, मैंने लोड को इस लोड को मैंने इंक्रीज़ किया। तो जब मैंने इस कंपोनेंट पे लोड लगाया और इस लोड को इंक्रीज़ किया तो मैंने क्या पाया, मैंने पाया कि मेरी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम थोड़ा इस टाइप से बन रहा है, इस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो मैंने सपोज करो लोडिंग की अप टू पॉइंट ए, मैंने ए पॉइंट तक लोडिंग की।
मैंने ए पॉइंट तक लोडिंग की। अब मैं ए पॉइंट पर पहुंचने के बाद मैंने फिर धीरे धीरे अपने लोड को रिलीज़ करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे मैंने लोड को रिमूव करना स्टार्ट किया, मतलब कि मैंने धीरे धीरे अपने ऑब्जेक्ट की, अपने कंपोनेंट की अनलोडिंग करी। तो जब मैंने लोड को कम्प्लीटली रिलीज़ कर दिया, जब मैंने लोड को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया, तो मेरा फिर से कंपोनेंट अपनी ओरिजिनल डायमेंशन पे आ गया। फिर से कंपोनेंट अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में आ गया, मतलब कि कंपोनेंट ने फिर से अपना ओरिजिनल डायमेंशन को रिगेन कर लिया। कंपोनेंट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन लोड कंप्लीटली रिमूव। दिस returning to original dimension when load removed completely is due to elasticity. तो elasticity is the property which enable the material to regain its original dimension when load remove। जब हमने लोड को रिमूव कर दिया तो मटेरियल अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाता है। ये क्यों आ पाता है? क्योंकि मटेरियल हैव गुड इलास्टिसिटी। ठीक है, सो दिस इज सिंपली इलास्टिसिटी। तो मैंने क्या बोला, इलास्टिसिटी हमारी वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जो हमारे मटेरियल को ओरिजिनल डायमेंशन में ले आती है जब हम मटेरियल से लोड को रिमूव कर देते हैं। सो दिस इज फिगर। हमने क्या देखा इस फिगर में, हमने लोडिंग करनी स्टार्ट करी, ए पॉइंट तक पहुंच गए, फिर जब हमने अनलोडिंग करी तो दोबारा से हमारा कंपोनेंट अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में आ गया। दिस इज ड्यू टू इलास्टिसिटी, सिंपल। नाउ नेक्स्ट इज प्लास्टिसिटी। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इन प्रॉपर्टीज़ की, क्योंकि सिंपल डेफिनेशन ही पूछी जाती है एग्जाम में इन प्रॉपर्टी में, और कुछ नहीं आता है। ठीक है, सिर्फ आपको हर प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है, यू मस्ट नो ओनली दिस। आपको सिर्फ इतने जानने की ज़रूरत है कि हर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। जैसे कि इलास्टिसिटी का मतलब है क्या है, अगर मैं लोड को रिमूव कर दूंगा तो मटेरियल अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाएगा। ये इलास्टिसिटी का मतलब, आपको सिर्फ यही याद रखना है। नेक्स्ट इज प्लास्टिसिटी। देखो, प्लास्टिसिटी इज रिवर्स टू इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इज रिवर्स टू इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में क्या था कि मटेरियल अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाता था जब हम लोड को रिमूव कर देते थे। इन प्लास्टिसिटी मटेरियल डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन होना है, कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन होना है। दिस इज प्लास्टिसिटी। सो दिस इज मटेरियल not return to its original dimension। when load remove। when load remove, ठीक है। और वी कैन से परमानेंट डिफॉर्मेशन सेट इन द मटेरियल। ठीक है, प्लास्टिसिटी में आपको क्या याद रखना है, प्लास्टिसिटी में आपको याद रखना है कि मटेरियल अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में नहीं आता है जब हम लोड को रिमूव कर देते हैं तब भी। इसका मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन सेट होता है मटेरियल में। दिस इज अबाउट प्लास्टिसिटी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ओवर डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज द, देखो, डक्टिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू ड्रॉन इनटू थिन वायर, टू ड्रॉन इनटू थिन वायर। दिस इज द एबिलिटी of the material to drawn
इनटू थिन वायर, किसी भी मटेरियल की एबिलिटी कि वो थिन वायर में ड्रोन हो जाए, इस एबिलिटी को बोलते हैं डक्टिलिटी। और वी कैन से एबिलिटी टू ऑफ स्ट्रेचिंग, नोट टू ड्रोन इनटू थिन वायर और रिड्यूस्ड क्रॉस सेक्शन। एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू ड्रोन इनटू थिन वायर और रिड्यूस्ड क्रॉस सेक्शन, सो दिस इज डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी। नाउ नेक्स्ट आता है अपना ब्रिटलनेस। जैसे कि प्लास्टिसिटी अपना अपोजिट था किसके, इलास्टिसिटी के, वैसे ही ब्रिटलनेस अपोजिट है किसके, डक्टिलिटी के। तो ब्रिटलनेस इज द लैक ऑफ डक्टिलिटी, लैक ऑफ डक्टिलिटी। और वी कैन से मटेरियल does not deform into thin wire, or we can say material does not deform into thin wire, this is brittleness। brittleness means lack of ductility। now अब ये क्वेश्चन आता है देखो अपना कि कितने, अगर हमारा कितने परसेंट ऑफ स्ट्रेन तक हम किसी भी मटेरियल को डक्टाइल मान सकते हैं और ब्रिटल मानते हैं, कितने परसेंटेज ऑफ स्ट्रेन तक, परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन तक हम अपने मटेरियल को डक्टाइल और ब्रिटल मानेंगे। देखो अगर हमारी स्ट्रेन इफ स्ट्रेन इज लेस देन 5% एंड इफ स्ट्रेन इज ग्रेटर देन 5%, अगर स्ट्रेन इज लेस देन 5% तो मटेरियल माना जाएगा ब्रिटल, और ग्रेटर देन 5% मटेरियल माना जाएगा डक्टाइल। ठीक है, अगर हमारा स्ट्रेन 5% से कम है तो हम उस मटेरियल को ब्रिटल मानेंगे, और अगर मटेरियल में स्ट्रेन 5% से ज़्यादा है तो हम अपने मटेरियल को डक्टाइल मानेंगे। ठीक है, अब स्ट्रेन क्या होता है ये हम फर्स्ट वीडियो में हमने ब्रीफ में एक सिर्फ डायग्राम और फॉर्मूले से समझ चुकी है कि स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, अब स्ट्रेन को अच्छे से समझेंगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, इसको हम समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जब हम इससे अगले टॉपिक पर आएंगे वो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन ही रहेगी, तो उसको फिर अच्छे से वहाँ पर देखेंगे। अभी आपको याद रखना है कि स्ट्रेन हमारा होता है डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, और अगर अपनी स्ट्रेन 5% से कम है तो हम मटेरियल को ब्रिटल मानेंगे, और अगर अपनी स्ट्रेन 5% से ज़्यादा है तो हम अपने मटेरियल को डक्टाइल मानेंगे। सो दिस इज अबाउट ब्रिटलनेस। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मैल्लेबिलिटी। जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसको नोट करो, और फिर उसके बाद जब आप क्वेश्चन लगाओगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे सब क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। नेक्स्ट इज मैल्लेबिलिटी। देखो मैल्लेबिलिटी क्या होता है, देखो जैसे कि अपनी डक्टिलिटी थी, डक्टिलिटी हमारी मटेरियल की एबिलिटी थी टू ड्रोन इनटू थिन वायर। ठीक है, नाउ मैल्लेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल, सुनना ध्यान से, मैल्लेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, इट इज द एबिलिटी ऑफ द material to drawn into thin sheets, no, to converted into thin sheets। ठीक है, now for malleability the plasticity must be high, malleability required high degree of plasticity, high degree of plasticity
मेल्लेबिलिटी को हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर हमारा कोई भी मटेरियल हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी रखता है, इसका मतलब मटेरियल हमारा मेल्लेबल है। अंडरस्टैंड। तो 2 पॉइंट याद रखना, मेल्लेबिलिटी में हमारा मटेरियल थिन शीट्स में ड्रोन हो जाता है, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और डक्टिलिटी में हमारा मटेरियल थिन वायर्स में ड्रोन हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ओवर टफनेस। देखो टफनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी बार टफनेस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो हमको सिंपल टफनेस में क्या करना है, हमको सिंपल टफनेस में इसकी डेफिनेशन देखनी है, इसके बारे में 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक वे भी देखनी है, क्योंकि टफनेस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में आज तक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में। नाउ टफनेस क्या होता है, देखो टफनेस हमारी किसी भी मटेरियल की एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। टफनेस इज द एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ एनी मटेरियल अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। टफनेस इज द एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। अप टू फ्रैक्चर पॉइंट एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है अपनी टफनेस। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है याद रखने की, कि अप टू विच पॉइंट, अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। देखो फ्रैक्चर पॉइंट, इलास्टिक पॉइंट, यील्ड पॉइंट, ये सब जो अपने अलग अलग पॉइंट होते हैं ना, इसको हम देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में। अभी आपको फ्रैक्चर पॉइंट से ये समझना है वो पॉइंट जहाँ पर हमारा मटेरियल का फेलियर हो जाए। जैसे कि अपना कंपोनेंट है, इस पे मैंने लोड लगाना शुरू किया, अपना कंपोनेंट है ये, कि हमारे पास कंपोनेंट है, हमने इस पे लोड लगाना स्टार्ट किया, तो मैं लोड को इतना ज़्यादा मैंने बढ़ा दिया कि ये कंपोनेंट हमारा यहाँ से बीच में से ब्रेक हो गया, कंपोनेंट ब्रेक हो गया। तो वो लोड जिस पर हमारा कंपोनेंट ब्रेक हो जाएगा, उसी लोड को हम बोलेंगे फ्रैक्चर लोड, लोड एट फ्रैक्चर पॉइंट। तो यहाँ पर फ्रैक्चर पॉइंट मीन्स वो लोड जिस पर कंपोनेंट ब्रेक हो जाएगा, उसको बोलेंगे फ्रैक्चर पॉइंट। तो एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अप टू फ्रैक्चर पॉइंट इज नोन एज टफनेस, ठीक है। दिस इज टफनेस, टफनेस इज प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट आती है अपना एक और टर्म आता है, उसको बोलेंगे रेसिलियंस। रेसिलियंस इज नॉट ए प्रॉपर्टी, रेसिलियंस प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। लेकिन रेसिलियंस की डेफिनेशन देखो क्या है, रेसिलियंस इज द एनर्जी एब्जॉर्ब विद इन इलास्टिक लिमिट। एनर्जी एब्जॉर्ब विद इन इलास्टिक लिमिट, दिस इज नॉट ए प्रॉपर्टी। टफनेस इज ए प्रॉपर्टी बट रेसिलियंस इज नॉट ए प्रॉपर्टी, ठीक है। बट देयर इज अनदर टर्म दैट इज प्रूफ रेसिलियंस। प्रूफ रेसिलियंस होता है, प्रूफ रेसिलियंस इज ए प्रॉपर्टी। इसको प्रूफ रेसिलियंस क्या होता है, इसको हम, और रेसिलियंस का डेरिवेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टफनेस का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे जब हम देखेंगे स्ट्रेन एनर्जी। ये अपना एक आगे चैप्टर है, अभी हम सिर्फ प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन देख रहे हैं। जैसे कि टफनेस की डेफिनेशन हो गई हमारी एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। रेसिलियंस होती है हमारी वो एनर्जी जो हमारी मटेरियल में एब्जॉर्ब होती है विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखो, विद इन इलास्टिक लिमिट में क्या है, हमने देखा था कि इलास्टिक लिमिट अपनी वो लिमिट होती है, इलास्टिक लिमिट अपनी वो लिमिट होती है जिस लिमिट में हमारा मटेरियल लोड के रिमूव होने के बाद अपना ओरिजिनल डायमेंशन को गेन कर लेता है, अपने ओरिजिनल डायमेंशन पे रिटर्न हो जाता है। इन द सिमिलर मैनर अगर हमने रेसिलियंस विद इन इलास्टिक लिमिट, अगर हमने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और हमने फिर लोड को रिमूव कर दिया, लोड के रिमूव होने के बाद जो हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी बॉडी में वो भी रिलीज हो जाएगी। तो रेसिलियंस रिलीज ऑन अनलोडिंग। देखो जब हम किसी भी कंपोनेंट पे लोड लगाते हैं ना, जब सपोज करो ये हमारा कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट पे मैंने जब मैं इस देखो हमारे पास एक कंपोनेंट है, मैंने इनिशियली इस कंपोनेंट पर कोई लोड नहीं लगाया, ये आराम से फ्री कंडीशन में यहाँ पर फ्री स्टेट में यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। फिर मैंने धीरे धीरे
फिर मैंने इस पर एक लोड लगाना स्टार्ट किया P, ठीक है। तो फिर मैंने इस P की वैल्यू स्लोली ग्रेजुअली मैंने इस P की वैल्यू इंक्रीज करनी स्टार्ट करी। तो जैसे मैं इस P की वैल्यू इंक्रीज करूँगा तो हमारे मटेरियल में, हमारे कंपोनेंट में एनर्जी एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब मैं इस पर लोड लगाऊंगा ना, तो जो मैं लोड लगा रहा हूँ उस लोड के वजह से हमारे इस कंपोनेंट में एनर्जी एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाएगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाएगी। तो वो एनर्जी अप टू फ्रैक्चर पॉइंट तक जो एनर्जी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होएगी, उस एनर्जी को हम बोलेंगे टफनेस। और अगर मैंने विद इन इलास्टिक लिमिट में लोड लगाया, तो सपोज करो मैंने लोड लगाया P, मैंने P लोड लगाया और P हमारा लेस है P इलास्टिक से, P हमारा लेस देन P इलास्टिक, P मेरा कम है किससे, P इलास्टिक से, और मैंने P को रिलीज कर दिया। ये तो मेरी लोडिंग कंडीशन है, तो लोडिंग कंडीशन में मैंने लोड P लगाया, ठीक है। जबकि हालांकि हमारा जो P है ये हमारा लेस है किससे, P इलास्टिक से। अब मैंने स्लोली इसको अनलोडिंग करा, अब मैंने कंपोनेंट की अनलोडिंग की, मतलब कि मैंने कंपोनेंट से लोड को हटा दिया। तो जो लोडिंग की वजह से जो कंपोनेंट में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी ना, किसकी वजह से, P की वजह से, और P इज लेस देन P इलास्टिक, तो अनलोडिंग पर ये सारी की सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी कंपोनेंट से, कंपोनेंट में कोई भी एनर्जी नहीं रहेगी। अगर हमारा लोड इलास्टिक लिमिट के अंदर है तो वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है बॉडी में, किसकी वजह से, उस लोड की वजह से जो हमने इलास्टिक लिमिट में अप्लाई किया, वो एनर्जी हमारी कंप्लीटली रिलीज हो जाएगी अनलोडिंग पर, वो एनर्जी हमारी कंप्लीटली रिलीज हो जाएगी अनलोडिंग पर। तो ये अपना इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना, इसको सिंपली नोट करो। ये इस पर क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, सुनना जरा आंसर जो मैं बोलूँगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिलेट टू द एनर्जी रिलीज ऑन अनलोडिंग। सो आंसर इज रेसिलियंस। रेसिलियंस हमारी एक ऐसी एनर्जी है, रेसिलियंस अपनी एक ऐसी एनर्जी है जो रिलीज हो जाती है हमारे कंपोनेंट से जब हम कंपोनेंट को की अनलोडिंग कर देते हैं। इनिशियली कंपोनेंट पे हमने लोडिंग स्टार्ट करी, हमने लोडिंग लगाई विद इन इलास्टिक लिमिट, जब मैंने लोड को रिलीज कर दिया तो लोड के रिलीज होने की वजह से हमारी जो एनर्जी एब्जॉर्ब थी कंपोनेंट में वो भी सारी रिलीज हो जाएगी। तो जो वो एनर्जी जो सारी की सारी रिलीज हो जाती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं रेसिलियंस। तो टफनेस देखा हमने क्या होता है, फिर हमने देखा रेसिलियंस। अब हम टफनेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, उनको नोट करना। देखो टफनेस जो हमारे होता है, टफनेस इज डिजायरेबल हाई टफनेस, इज डिजायरेबल इन साइक्लिक एंड शॉक लोडिंग। देखो साइक्लिक एंड शॉक लोडिंग में हमको हाई टफनेस चाहिए, ठीक है। अब ये साइक्लिक लोडिंग, शॉक लोडिंग क्या होता है, इस टाइप्स की लोडिंग, देखो साइक्लिक लोडिंग वी विल सी इन मशीन डिजाइन में फटीग लोडिंग हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो इस टाइप की लोडिंग होती है हमारी साइक्लिक लोडिंग, ठीक है। साइक्लिक लोडिंग वो लोड होता है जो कंटिन्यूअसली रिपीट होता रहता है आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद अगर हमारा लोड कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है तो उस लोड को हम बोलते हैं साइक्लिक लोड। शॉक लोड वो होता है जो बहुत ही कम टाइम के लिए, मतलब कि सडनली जो अप्लाई करते हैं, वो लोड जो सडनली अप्लाइड होता है उस लोड को बोलते हैं शॉक लोड। तो अगर हमारा साइक्लिक लोडिंग है, अगर हमारी शॉक लोडिंग है, तो इन दो कंडीशन में टफनेस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। इन टू कंडीशंस वी नीड हाई टफनेस मटेरियल, ठीक है। सेकंड इज टफनेस मेजर्ड फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम,
टफनेस इज मेजर्ड फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। नाउ कैसे मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं टफनेस को स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से। देखो मेजर फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम गिव टफनेस। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का एरिया हमको टफनेस देता है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो सपोज करो मेरे पास स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम किसी भी मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अगर मैं देखूं सिग्मा एप्सिलॉन, तो कोई मेरे पास मटेरियल था जिसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू फ्रैक्चर पॉइंट इज लीनियर, अप टू फ्रैक्चर पॉइंट इज लीनियर, ठीक है। नाउ इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का एरिया अप टू फ्रैक्चर पॉइंट इज टफनेस। तो ये जो अपना एरिया है ये वाला, ये जो अपना एरिया है ये वाला, दिस इज टफनेस। ठीक है, तो इफ दिस इज एप्सिलॉन, दिस इज सिग्मा 1 एंड this is epsilon 1. Now toughness is वन बाई टू बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 इज बेस इंटू हाइट। अगर देखो जरूरी नहीं है कि हर मटेरियल के लिए यही स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम रहेगा, ठीक है। तुमको समझाने के लिए सिंपल माना है मैंने लीनियर, जनरली लीनियर नहीं होता है, ठीक है, लेकिन मैंने लीनियर इसलिए माना ताकि हम सिंपली इसकी यूनिट को फाइंड आउट कर सके कि हमारी टफनेस की यूनिट क्या रहनी है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मैंने माना कि हमारा सिंपल एक लीनियर लाइन है, तो हमारा ट्रायंगल इज द एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, और एरिया का फॉर्मूला ट्रायंगल के लिए हमारा ये होता है। नाउ अगर मैं इसकी यूनिट देखूं, यूनिट, तो इसकी यूनिट आएगी हमारी जूल पर मीटर क्यूब। कैसे, यहाँ से देखो आप, स्ट्रेस होती है हमारी फोर्स अपॉन मीटर स्क्वायर एरिया, फोर्स अपॉन एरिया इनटू स्ट्रेन होती है डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, लेंथ की हमारी यूनिट क्या होती है मीटर, डिफॉर्मेशन की यूनिट क्या होती है मीटर, लोड की यूनिट होती है न्यूटन। सो न्यूटन इनटू मीटर इज नथिंग बट जूल, और मीटर इज मीटर स्क्वायर, मीटर इज मीटर क्यूब। सो जूल पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ टफनेस। अंडरस्टैंड। नाउ दिस इज ये हमारा था टफनेस और रेसिलियंस के बारे में। अब अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हार्डनेस। अब अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हार्डनेस। देखो हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेसिस्ट इंडेंटेशन और स्क्रैचेस। जरा ध्यान से देखना जो मैं लिखूंगा, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेसिस्ट इंडेंटेशन scratches or wear, we can say, ठीक है। एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेसिस्ट इंडेंटेशन, स्क्रैचेज और वियर, ठीक है। नाउ हार्डनेस कैन बी मेजर्ड बाय डिफरेंट मेथड्स, हार्डनेस कैन बी मेजर्ड बाय डिफरेंट मेथड्स। हार्डनेस को हम डिफरेंट मेथड से मेजर कर सकते हैं। दिस कैन बी मेजर्ड बाय, there are 4 methods. The first one is Brinell hardness test,
रॉकवेल विकर्स नॉब। These are 4 मेथड टू मेजर हार्डनेस ऑफ एनी मटेरियल। इस 4 से ज़्यादा भी मेथड हमारे पास है, लेकिन ये 4 हमारे इम्पोर्टेंट मेथड है, ठीक है। अब हम इन चारों मेथड जो हमारे हार्डनेस मेजर करने के मेथड है, इन चारों मेथड का प्रोसीजर हमारा सेम है। प्रोसीजर क्या है, चारों मेथड में हमारे एक इंडेंटर होना है। उस इंडेंटर को हम जिस सरफेस जिस मटेरियल की हमको हार्डनेस मालूम करनी है, उस मटेरियल पर उस इंडेंटर को रखेंगे और उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। उस फोर्स अप्लाई होने की वजह से उस मटेरियल में हमारा एक इंडेंटेशन हो जाएगा। उस मटेरियल में हमारा एक इंडेंटेशन हो जाएगा। फिर हम उस इंडेंटेशन की स्पेसिफिकेशन को मेज़र करेंगे और वहाँ से हम मालूम करेंगे कि हमारे मटेरियल की हार्डनेस क्या है, ठीक है। सब में कॉमन प्रोसीजर है। सब में एक इंडेंटर होना है। उस इंडेंटर से हम इंडेंटेशन प्रोड्यूस करेंगे। लोड अप्लाई करने के बाद फिर उस इंडेंटेशन को हम मेज़र करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे और उस इंडेंटेशन और लोड, इन तीनों की हेल्प से हम निकालेंगे उस मटेरियल की हार्डनेस। सिंपल। तो हम डिस्कस करेंगे किसको, ब्रिनिल हार्डनेस टेस्ट को, क्योंकि इस पर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है ब्रिनिल हार्डनेस टेस्ट से, ठीक है। इन 4 में से हम ब्रिनिल हार्डनेस टेस्ट को डिस्कस करेंगे और इन बचे हुए तीनों का प्रोसीजर सेम है, ठीक है। लेकिन डिस्कस करेंगे हम ब्रिनिल हार्डनेस टेस्ट को। नाउ ब्रिनिल हार्डनेस टेस्ट को अगर हम देखें तो इसमें हमारा जो इंडेंटर होता है, ये होता है हमारा हार्डन्ड स्टील बॉल, ठीक है। देखो अपने पास एक, सपोज करो एक हमारे पास ये कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट पर हमने एक हार्डन्ड स्टील बॉल रखी। इस पर फिर हमने ऊपर से लोड अप्लाई करा P। इस लोड अप्लाई होने की वजह से ये जो हमारा स्पेसिमेन है ये थोड़ा ऐसे डिफॉर्म हो गया, ठीक है। ये थोड़ा इस तरह से डिफॉर्म हो गया, ठीक है। तो इस डिफॉर्म ऐसे हो गया थोड़ा ये अपना, ठीक है। तो ये जो है दिस इज इंडेंटेशन, दिस इज इंडेंटर, ठीक है। ये जो यहाँ पर तुम्हारा सरफेस इसका डिफॉर्म हो गया ना स्पेसी कंपोनेंट का, ये जो डिफॉर्म सरफेस है इसको ही बोलेंगे इंडेंटेशन। अब हमने माना कि जो हमारा इंडेंटर है दिस वन, इस इंडेंटर का इफ कैपिटल D इज डाई ऑफ इंडेंटर, स्मॉल d इज डाई ऑफ इंडेंटेशन, P इज अप्लाइड लोड, ठीक है। देखो चारों के चारों जो मैंने अभी मेथड देखे, चारों मेथड में सेम प्रोसीजर है। कंपोनेंट रहना है, उस कंपोनेंट पे हम इंडेंटर के ऊपर लोड लगाएंगे, उससे अपना इंडेंटेशन हो जाएगा। फिर उस इंडेंटेशन इंडेंटर और लोड तीनों को यूज़ करके हम हार्डनेस का मालूम कर लेंगे, हमारे मटेरियल की कितनी हार्डनेस है। ब्रिनिल में हमारा हार्डन्ड स्टील बॉल इंडेंटर होता है। इंडेंटर पर लोड लगाएंगे, स्पेसिमेन पे ट्रांसमिट होना है, उससे हमारे स्पेसिमेन में एक इंडेंटेशन आ जाएगा। ये हमारा D इंडेंटर का डाया, स्मॉल d इंडेंटेशन का डाया, P अप्लाइड लोड। नाउ इन तीनों की हेल्प से हम निकालेंगे ब्रिनिल हार्डनेस नंबर, और इसकी वैल्यू रहती है अपनी P अपॉन पाई D/2 कैपिटल D माइनस अंडर रूट कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर। दिस इज द ब्रिनिल हार्डनेस नंबर, और ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। ब्रिनिल हार्डनेस नंबर इन 2018 या 19 किन्हीं दोनों में से एक साल इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स में ब्रिनिल हार्डनेस नंबर फाइंड आउट करने के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है।
डाई ऑफ इंडेंटर, डाई ऑफ इंडेंटेशन और अप्लाइड लोड। ये क्वेश्चन में गिवन था, हमको निकालना था सिंपल ब्रिनिल हार्डनेस नंबर। सो दिस इज अबाउट हार्डनेस। तो हार्डनेस मैंने क्या बोला, हार्डनेस इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेसिस्ट स्क्रैचेज, इंडेंटेशन और वी कैन से वियर। तीनों वर्ड याद रखने हैं, इंडेंटेशन, तीनों वर्ड याद रखने हैं, स्क्रैचेज एंड वियर, क्योंकि तीनों वर्ड ऑप्शन में क्या आएगा, ऑप्शन में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्ट्रेस। फर्स्ट, इट इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट इंडेंटेशन, इट इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट स्क्रैचेज, इट इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट वियर, इट इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट वियर। और फोर्थ ऑप्शन रहेगा इट इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट फ्रैक्चर। ठीक है, तो एबिलिटी टू रेसिस्ट फ्रैक्चर इज रॉन्ग, ऑल द थ्री अबाउ ए बी सी आर करेक्ट। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दिस इज अबाउट हार्डनेस। सेवन प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं। नाउ द लास्ट वन इज स्ट्रेंथ। देखो स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ होती है लोड बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, स्ट्रेंथ इज द लोड बियरिंग कैपेसिटी और वी कैन से ability of the material, or we can say ability of the material to resist fracture on loading। जब हमारे मटेरियल पर लोड लगेगा तो मटेरियल रेसिस्ट करेगा फ्रैक्चर को, इस एबिलिटी को बोलते हैं स्ट्रेंथ। नाउ स्ट्रेंथ कैन बी अवेलेबल, we can say not available, actual strength, or it can be required strength। देखो एक्चुअल स्ट्रेंथ और रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ में हम कैसे इन दोनों को कैसे डिफाइन करेंगे। देखो सिंपल एक चीज़ समझते हैं। देखो हमारे पास एक शाफ्ट है, शाफ्ट छोड़ो, अपने पास एक बीम है। ठीक है, दिस इज कैंटिलीवर बीम। अभी आप बीम नहीं समझ पाओगे, कैंटिलीवर नहीं समझ पाओगे, तो उसको अभी रहने देते हैं। सिंपल तुम यहाँ से समझो, अभी हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर है, ये समझो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको एक लोड को बियर करना है, P = 10 किलो न्यूटन। हमारे पास एक ये कोई भी स्ट्रक्चर है, हमें एक लोड को बियर करना है, P = 10 किलोमीटर। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इट कैन बियर 20 किलो न्यूटन लोड। ठीक है, हमारा कंपोनेंट तो बियर कर सकता है 20 किलो न्यूटन लोड, लेकिन हमको अप्लाई करना है सिर्फ 10 किलो न्यूटन लोड। तो हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 20 किलो न्यूटन, और रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 10 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही अगर मैं देखूँ एक्चुअल स्ट्रेंथ और रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, एक्चुअल स्ट्रेंथ हमारी कंपोनेंट की स्ट्रेंथ होती है, जो कंपोनेंट की लोड बियरिंग कैपेसिटी है, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रेंथ, दिस इज एक्चुअल। और रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जो हमारे कंपोनेंट पर लगेगी जब कंपोनेंट फंक्शन करेगा अपना, दिस इज दैट इज रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। तो जब कंपोनेंट हमारा अपना वर्क करेगा, जब कंपोनेंट अपना फंक्शन करेगा, अपना वर्क करेगा, तो जब जो कंपोनेंट पर लोड लगेगा दैट इज रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, और वो मैक्सिमम लोड जो हमारा कंपोनेंट बियर कर सकता है विदाउट फेलियर इज नोन एज एक्चुअल स्ट्रेंथ। ठीक है, नाउ इन दोनों से हमने एक नया टर्म निकाला और उसको हम बोलेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वेयर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज एक्चुअल स्ट्रेंथ डिवाइड बाई रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ।
वेयर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द एक्चुअल स्ट्रेंथ डिवाइड बाई रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, नाउ फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हमको क्यों ज़रूरत है लेने की? देखो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको फेलियर से बचाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे कंपोनेंट के को फ्रैक्चर होने से बचाता है। अगर हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी, देखो अगर हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इफ़ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज लेस देन 1, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेस देन 1 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा कंपोनेंट जो हमारा लोड बियर कर सकता है, अगर हमारा कंपोनेंट लोड बियर कर सकता है, सपोज कंपोनेंट तो हमारा 20 किलो न्यूटन लोड बियर कर सकता है, लेकिन मैंने अप्लाई कर दिया 30 किलो न्यूटन, मैंने अप्लाई कर दिया 30 किलो न्यूटन, तो हमारा कंपोनेंट का फेलियर हो जाएगा ना, हमारा कंपोनेंट का फ्रैक्चर हो जाएगा ना, हमारा कंपोनेंट इस 30 किलो न्यूटन को लोड बियर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपना कंपोनेंट मैक्सिमम 20 किलो न्यूटन लोड बियर कर सकता है, तो 30 कैसे कर पाएगा? तो हमारा कंपोनेंट का फेलियर हो जाएगा। तो अगर हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेस देन 1 रखा तो हमारा हो जाएगा फेलियर। ठीक है, अब अगर हमने इफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ग्रेटर देन 1, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ग्रेटर देन 1, जैसे कि आप कंपोनेंट बियर कर सकते हैं 20 किलो न्यूटन और हमने लगाया 10 किलो न्यूटन, तो यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो गया? 2, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर हमारे कंपोनेंट का फेलियर होने के चांस बहुत ही कम है। सो वी से देयर विल बी नो फेलियर। ठीक है, तो इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी इफ ड्यू टू दिस ऑलवेज, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम लेते हैं ग्रेटर देन 1, हमेशा हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिज़ाइन में ग्रेटर देन 1 लेकर चलते हैं ताकि हमारे कंपोनेंट सेफ साइड रहकर काम करे, कंपोनेंट का फेलियर नहीं हो। ठीक है, जितना ज़्यादा हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर चलेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा फेलियर होने का चांस कम हो जाएंगे, लेकिन उतना ही ज़्यादा हमारा कॉस्टली हो जाएगा डिज़ाइन, हमारा डिज़ाइन उतना ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, उतने ज़्यादा हमको मनी इन्वेस्ट करनी होगी अपने डिज़ाइन में। ठीक है, सो दिस इज दोस्तों ये जो मैंने अभी देखा है ये सभी हमारा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सो इस लेक्चर को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। इन ओवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द क्वेश्चन ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। हम अगले लेक्चर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे जो अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आई है उन क्वेश्चंस को देखेंगे और डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जितनी बार इसको रिवाइज कर सकते हो उतनी बार रिवाइज करो, इट विल हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।